चलिए पहले फिलहाल तो मैं आप लोग कॉपीज आपके सामने ही वैलिडेटर को बताता हूँ क्या क्या हम 3 लेवल में कॉपी चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये शालिनी की कॉपी है। शालिनी देखो तुम्हारे जो तुम्हारा राइटिंग है ना, और जो तुम्हारा राइटिंग आप लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे नहीं, ये फियर टूटेगा नहीं। ठीक है, फियर वैसे मेंटेन रहेगा और ये लूप में आप फंस जाएंगे। इस लूप को तोड़ने के एक ही तरीका लिखना शुरू करो। टाइम लगे 2 घंटा लगने दो। 2 घंटा से आज 1 घंटे पे आएगा, 1.5 घंटे पे आएगा, फिर 45 मिनट्स पे आएगा। सो कहाँ तुम कैसा टाइम घटेगा, 100% सिलेक्शन होगा। Differentiate it from judicial restraint and judicial overreach. Briefly state when activism becomes necessary in a constitutional democracy. ये किसने बोला आर्टिकल 3226 को तुरंत जांचना? कौन पढ़ाया ये कौन पढ़ाया कानून अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत? कंटेंट का प्रेजेंटेशन बहुत बेकार है। इतना अच्छा कंटेंट है, प्रेजेंटेशन तो तुमको करंट नंबर मिलेगा ही। चलिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री को ट्रांसग्रेस करती है। सीट से अच्छा वर्ड होता है ट्रांसग्रेस। बहुत सारी बातें का बहुत ही एक्सप्लिसिट उल्लेख नहीं किया गया, जिसके कारण से कई बार एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। खुशबू, यस सर। कौन सा क्वेश्चन लिखिए? फर्स्ट यस सर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुजूर ये होता है कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कुछ कर रहा हूँ, या फिर मैं एक सीमित दायरे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैंने एक जिम्मेदारी। भारत में सारा बवाल हुआ है, जितना बवाल आर्टिकल 13 का कारण ही भारत में केस 1 भारतीय केस हुआ, भारत में इतना बवाल हुआ, बेसिकली डॉक्ट्रिन आया, मिनरवा में केस आया, जजमेंट है। ये पंकज आपकी होगी? यस सर। करते हुए तो जुडिशियल ओवररीच हो सकता है, तब न्यायिक संयम की जरूरत है। ये बाउंड्री बोन डेयरी समझ रही हो, करना पड़ेगा कंचन। ठीक है, हाँ सर। वर्क, और ये सारे बॉक्सेस में होने चाहिए। बिना बॉक्स के मतलब एक आदमी का बहुत बढ़िया मेकअप करा दो, बढ़िया है। क्वेश्चन 7 अंक 8 अंक कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट का कौन सा? फर्स्ट है 8 नंबर का आंसर लिखे। फर्स्ट का ए है ना ये? हाँ सर, फर्स्ट है ये। चलिए पहले फिलहाल तो मैं आप लोग कॉपीज आपके सामने ही वैलिडेटर को बताता हूँ क्या क्या इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अभी से हम लोग का गोल बहुत क्लियर रहेगा। सब लोग देखना, जो लोग आंसर लिखे, जो लोग आंसर नहीं लिखे, सबको देखना इस चीज को। और हमारा गोल बहुत क्लियर रहेगा। गोल हमारा क्या रहेगा? हम 3 लेवल पे कॉपी चेक करेंगे। पहला पहला हम कंटेंट लेवल पे देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। थर्ड हम रिवीजन लेवल पे देखेंगे, आपका रिवीजन कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये शालिनी की कॉपी है। शालिनी देखो जो तुम्हारा राइटिंग है ना, और जो तुम्हारा लिखने का तरीका है, जो ऑलरेडी तुम एक स्टेज आ गए हो बाकी लोगों से, बिकॉज योर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इज गुड। लाइन के बीच का स्पेसिंग ठीक है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। तुम्हारा एक तुमको ये एडेड एडवांटेज देगा, और तुम्हारे बहुत हाई पोटेंशियल है, तो तुम अच्छा कंटेंट अगर लिख के आओगे तो तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा। ओनली थिंग वेर यू आर लैगिंग राइट नाउ इज कंटेंट। कंटेंट इज वेरी शैलो। प्लस तुम पढ़ाई को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते, जो कि कैसे डिवीजन करना है, कैसे कंसोलिडेट करना है, दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर आल्सो। सो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ प्रोएक्टिव पर्पसिव एक्सरसाइज जुडिशियल पावर विद कोर्ट्स एक्सपैंड द मीनिंग। अच्छा, ये तुम सीधे चाहिए, सीधे तुमने यही से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। Legislative apps craft guidelines and direction to enforce constitutional law within the constitutional boundary। ये तो नोट्स का ही है। हाँ सर। ठीक है, एग्जाम में रेप्लिकेट कर दोगे ना? ये तो नोट से देख के लिखी हो अभी। हाँ सर, हो जाएगा। मेरा यही प्रॉब्लम है कि हमको याद रह जाए, बाकी हम लिख लेंगे। मतलब याद तुमको रह जाता है कि याद नहीं रह जाता है? नहीं, रह जाता है, हम लिख भी लेते हैं। अच्छा, हमको पता है ये। हम्म, तुम अगर लिख दोगी ना, जो मैं क्लास में हम्म। पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हारा लिखने का तरीका है, जो तुम्हारी राइटिंग है, जैसा सब कुछ है, तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप जैसे बोलते हैं ना कि आपका फैक्चुअल प्रॉब्लम था, मेरा भी वही है। ठीक है। अब When- बाकी अभी हम पूरा क्लास भी नहीं किए हैं, तो वो मेरा नहीं, टारगेट करो है कि हम करो, अब दिसंबर तक एकदम में नहीं, कर अब लें। थोड़ा स्ट्रक्चर करो क्लास को। ठीक है, हाँ, दिसंबर तक मेरा टारगेट है कंप्लीट कर लेने का। क्वेश्चन क्या था? कैन एनीवन रिपीट अ क्वेश्चन? रजनीश, Question: क्वेश्चन। हाँ, पढ़ो पढ़ो। व्हाट इज मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म? differentiate it from judicial restraint and judicial overreach. Briefly state when activism becomes necessary in a constitutional democracy. कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी।
इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर बताना था बहुत क्लियरली। जुडिशियल ओवररीच ये होता है जब कोर्ट माइक्रो मैनेजमेंट पॉलिसीज इशू में इंटरफेयर करना शुरू करती है। आपने बहुत अच्छा लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री को ट्रांसग्रेस करती है। एक्सीड से अच्छा वर्ड होता है ट्रांसग्रेस, ठीक है। तो एक्सीड वर्ड मत प्रयोग करना, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री interfering with the roles of legislative or and executive branches and disrupting separation of power, ठीक है। बट यहाँ पे तुम एग्जांपल दे रहे जैसे पॉलिसी इश्यूज में घुस रहे हैं आप, ठीक है, आप पैरेलल लेजिस्लेशन का काम कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे इश्यूज को आप यहाँ पे डालना जरूरी है। While judicial restraint is the antithesis of judicial activism, judicial restraint is the antithesis of judicial activism, गलत बात है ये चीज, लेकिन मैंने पढ़ाया है क्या ऐसा कुछ? नहीं सर, ये हम दृष्टि से देखे थे। अरे बाप रे बाप, ना ना, ये देखो हमको दूसरा का नहीं पता चलता है, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। दूसरा पर भरोसा मत करो। दूसरे कंटेंट कौन बनाता है नहीं बनाता वी डोंट नो, ठीक है। और वहां पे कंटेंट जो भी बनाता है वो सब मीडिया का टाइप के लोग होते हैं। हु इज सेइंग कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंटीथेसिस है? नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। सपोज कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, समझना मेरी बात बहुत ध्यान, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8:10 तक मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, 10:20 10:25 तक क्लास खत्म कर देता हूँ। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, टाइमली नोट्स देता हूँ, जो कि नहीं देता हूँ, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, नोट्स देता हूँ टाइमली। और उसके बाद मेरा काम खत्म। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया इधर इन द क्लास और आउट ऑफ द क्लास, मतलब पर्सनल मैसेज करके कॉल किया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक मेरा रोल ये है, क्या इस रोल में मुझे आप कोई कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ चीज मिसिंग है? एक अगर न्यूट्रल टीचर के तौर पर देखा जाए, आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर, बट आई एम गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड। आई ट्राई टू बिल्ड अ पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल बॉन्डिंग विथ यू, एंड आई एम ट्राइंग टू एंटर इनटू द जोन जहां पे मैं आपको समझ सकूं कि आपके सबके इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। आई एम नॉट टीचिंग जस्ट फॉर 2 and 2.5 hours. आई एम ऑल्सो कॉन्स्टेंटली प्लानिंग, अच्छा कैसे रिजल्ट आएगा, आउटकम कैसे आएगा। मैं ये देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या किस लेवल पे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कुछ और भी सुधार की जरूरत है। जैसे राइटिंग के बारे में हम लोग कल बात किया, या फिर कुछ पर्सनल इश्यूज है उसके बारे में बात किया, ठीक है, इसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो दैट इज माय एक्टिविस्ट रोल। तो क्या आपको लगता है कि पहला वाला रोल दूसरे वाले रोल में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? नो, इट्स नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग ना। पहले वाले रोल में न्यूट्रल पढ़ा रहा हूँ, दूसरे रोल में थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। यस, जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एडवेंचरिज्म। जब मैंने आपको माइक्रो मैनेज करना स्टार्ट कर दिया कि शालिनी आप ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में रोटी 2 ही रोटी खाओगी, then it's my overreach, then I'm not just a mentor. I have exceeded my jurisdiction. मैं आपके पूरे दिन के 24 आवर्स का आपको हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, then it's micromanagement. So judicial overreach, judicial restraint, मैंने एक आपने नोट्स में देखा होगा आप लोगों ने, तो मैंने एक स्केल दिया था ऐसे। इस स्केल में यहाँ पे जुडिशियल रिस्ट्रेंट है, उसका फर्दर एक्सटेंशन जुडिशियल एक्टिविज्म है, फिर उससे फर्दर जुडिशियल ओवररीच है, फिर इसके बाद जुडिशियल एडवेंचरिज्म, जुडिशियल अनार्की। ये नोट्स में है स्केल। सो ये वाला मेरा नोट्स में भी दिया हुआ है, और ये वाला, तो इसको यहाँ पे
प्रॉपर सही से फ्रेमिंग करो, कॉन्सेप्चुअल लेवल यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक। ठीक है, वेयर इज जुडिशियल ओवररीच? जुडिशियल ओवररीच तो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नीड ऑफ एक्टिविज्म इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ये तरीका चेंज करो, ये जो है तरीका चेंज करो। नीड फॉर एक्टिविज्म इन डेमोक्रेसी भी लिख दोगे चलेगा, एंड यू शुड एटलीस्ट मिनिमम दिस शुड कम। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लाइंस की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ट्राई टू हैव एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना एक्सप्लेनेशन डाल दो। ये तरीका जब भी तुम्हारे पास 5-6 पॉइंट्स हैं, एट दैट टाइम यू मस्ट अडॉप्ट दिस मेथड। ठीक है, judicial activism necessary as it transform judiciary from a passive umpire into active guardian। ठीक है, बट ये तो तुमने फीचर में बता दिया ऑलरेडी, यू आर डिस्कस समवेयर, नहीं डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए जरूरी है कि ट्रांसफॉर्म, इसलिए जरूरी है कि राइट्स को फुलफिलमेंट के लिए जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जरूरी है। दिस शुड बी अ कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कंक्लूजन? कंक्लूजन ये होता है कि उस टॉपिक के पूरे इसेंस को हम समराइज करते हैं। तो ये आपने बताया फीचर, जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा फीचर है जहां पे जुडिशियरी ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यूट्रल एम्पायर टू एक्टिव गार्डियन। इसका फीचर, इसका एसेंस नहीं है। एसेंस है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म ने राइट्स को मीनिंगफुल बनाया है। इसने उन लोगों के राइट्स को भी पेपर से लिव्ड रियलिटी बनाया है जो लोग कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते थे। इसने लिबर्टी के पॉजिटिव डिमेंशन को, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट को उसको एक्सपैंड किया है। दैट इज द एसेंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये एक्टिविज्म, दैट शुड बी द कंक्लूजन। और लास्ट में कंक्लूज करते वक्त हम दो बात का ध्यान रखते हैं, खास करके जब एरियाज बहुत ग्रे होते हैं। ग्रे एरियाज मतलब जहां पे थिन लाइन होती है, तो वहां पे लास्ट में लिखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, एक लाइन, बस एक लाइन 5-6 वर्ड का इसमें ऐड कर देंगे। कि जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट टर्न इनटू जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, बस। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से दिस शुड कम। ये सारी चीजें में जहां कहीं भी कोई भी चीज लिखने से पहले ये करना, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अगर कोई इशू हो, ओनली रेफर टू माय नोट्स, माय क्लास लेक्चर्स। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग माई सेल्फ, बट मुझे किसी भरोसा नहीं है, भले विकास देवकृति सर हो या कोई और हो, क्योंकि वो, समझ रही बात को चले नहीं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू द पावर ऑफ कोर्ट व्हिच टेक्स लॉज व्हाइल लॉ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये तो क्लास का डेफिनेशन है। ठीक है, बस रेप्लिकेट कर देना एग्जाम में। स्कोप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तरीका चेंज करो, यहाँ पर डायग्राम बन सकता था। यार मैं एक सेकंड, कल का मेरी मम्मी ने दूध चढ़ा के चली गई है, दूध जल रहा है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आ सकता था। ठीक है, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन
मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करो। तुम्हारे पूरे क्वेश्चन में कहीं डायग्राम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था क्वेश्चन? एक्सप्लेन जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, डिस्कस स्कोप एंड लिमिटेशन विद रेफरेंस। ठीक है, स्कोप्स, वेयर इज स्कोप जुडिशियल रिव्यू? बस यही 2 आर्टिकल हैं। रोल ऑफ सुप्रीम इसको समराइज करके डायग्रामेटिक लिमिट्स फंक्शनल गवर्नमेंट, ये मैंने पढ़ा है क्या? प्रिंसिपल का स्पेलिंग कब से प्रिंसिपल होने लगा? ये मैंने पढ़ा है, वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगर मैंने पढ़ा, नहीं, ये मेरे नोट्स में था। अगर मैंने पढ़ा है अभी तो मैं गलत पढ़ा है। नहीं सर, ये मेरा पहले के नोट्स से था। जुडिशियल रिव्यू कभी भी सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट नहीं करता, जुडिशियल ओवररीच करता है। लिमिटेशन ये नहीं होते हैं बेटा, लिमिटेशंस होते हैं कि जहां पे जुडिशियल रिव्यू, पहली बात, जैसे कुछ अभी भी शेड्यूल 9 है, ठीक है, वहां पे नहीं जुडिशियल रिव्यू लग पाता है। जुडिशियल रिव्यू कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जहां पे जुडिशियल रिव्यू हम नहीं कर पाते। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन इज नॉट क्रिटिसिज्म। ये बताओ कि मेरी ऑनलाइन क्लास का लिमिटेशन क्या है? तो मेरी ऑनलाइन क्लास की लिमिटेशन है कि हम लोग आई टू आई कांटेक्ट करके पढ़ा नहीं पाते, सामने से फिजिकली पढ़ नहीं पाते। क्या मेरी ऑनलाइन क्लास की लिमिटेशन ये होगा कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कि सर नोट्स नहीं देते हैं? ये तो मेरी ऑनलाइन क्लास लिमिटेशन है। और लिमिटेशन तो समथिंग जो सिस्टम उस डिजाइन के बियॉन्ड है, जो सिस्टम को डिजाइन अप्रोच नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अभी भी 9th शेड्यूल को लेके, ऑल द केशवंत भारती केस से फिर भी 9th शेड्यूल को लोग मानते हैं कि हाँ, आप जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ऑल द जुडिशियरी हैज क्लैरिफाइड दैट रिसेंटली। तुम ये एग्जांपल दे सकती थी कि नरसिम्हा राव वाले केस में क्या था, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाया ना आप, आपने बोल दिया कि इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। उसे यही हुआ था ना 1989 वाले 1998 वाले केस में। दैट इज द लिमिटेशन जुडिशियल रिव्यू, जो फाइनली आपने करेक्ट किया। अभी रिसेंटली गवर्नर वाले में आपने हाथ खींच लिया, ये जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए ना। इफ सम एक्ट इज नॉट गेटिंग गिवन बाय assent बाय द गवर्नर, क्या स्कोप हमारे पास है? कोई तो जुडिशियल रिव्यू है क्या? जुडिशियल रिव्यू, इफ समथिंग is going against the letter and the spirit of the constitution, so judiciary will intervene. If governor, because of certain political dynamics, if he's not interfering, if he's too much interfering, or either he's not interfering, he's not giving assent to the bill, तो क्या वैसे परिस्थिति में जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए? So these are the limitation, these are the design का लिमिटेशन है। और जुडिशियल, कहीं पे जुडिशियल विल का लिमिटेशन है। और इसी पे सबसे अच्छा एग्जांपल तुम हमेशा कोट कर सकती हो नरसिम्हा राव वाले केस में, कैसे जुडिशियरी ने जुडिशियल रिव्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिविलेज को माना। एक तो तुम खुद ही कह रहे हो जुडिशियरी से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल, और एक तो तुम ये कह रहे हो कि रिपीटेड इंटरवेंशन। ये बेटा ओवर रीच का होता है, ये ओवर रीच का होता है, ठीक है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म का होता है। ये सारे जुडिशियल रिव्यू तो अपने आप में सही चीज है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि इन थ्योरी जुडिशियरी किसी भी लॉ, बाय लॉ, सबऑर्डिनेट लॉस, रूल्स को चेक करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर एंड स्पिरिट। बस ये कहां से गलत है? मुझे एक बात बताओ, ये कहां से गलत है? कल को डेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसाइज करेंगे? नहीं करेंगे ना।
कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस बता सकते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें का बहुत ही एक्सप्लिसिट उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण से कई बार एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसिज्म नहीं है। लिमिटेशन समझो, ठीक है। ये किसी कॉपी है खुशबू? यस सर। कौन सा क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट? यस सर, एक सेकंड। फर्स्ट एक न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, ये वाला सर? अच्छा लिखती हो तुम, पहले ही कॉपी देकर हम समझ गए तुम अच्छा लिखती हो। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मतलब बीटेक किए हुए हैं सर, अच्छा, बीटेक की हुई, कहाँ से? एमआईटी मुजफ्फरपुर से। अच्छा, और हिंदी तो अच्छा ही लिखती हो। अच्छा, मेरा हिंदी में मतलब 10th तक हिंदी में ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, 2-3 चीज आपको बेसिक चीजों पे काम करना है। क्या बेसिक चीज पे काम करना है? नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी आंसर लिखिए, ये मार्जिन दे के लिखेंगे। दूसरा, राइटिंग वगैरह सही है, ये सब चीज से बचो हो भी। खैर ठीक है, सब भी टाइम हो जाएगा, राइटिंग वगैरह सही है। सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत टाइम लग जा नहीं रहा है ठीक है, लिखने में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोचना ही गलत बात है कि टाइम लग रहा है। क्यों क्यों सोचना गलत बात है? क्योंकि हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं तो लर्निंग प्रोसेस ऐसे ही शुरू होता है ना, शुरू में टाइम लगता है, फिर सब कॉन्शियसली आप उस चीज को समझते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम घटना शुरू होता है। आपकी एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे आप साइकिल चला सीखते हैं, आप कार चलाना सीखते हैं, आप बाइक चला सकते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, ऐसा राइटिंग की वैसा ही प्रोसेस है। तो टाइम तो लगेगा ही। आपको टाइम कैसे रिड्यूस होगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितना कम प्रैक्टिस करेंगे वो कभी सॉल्व नहीं होगा। इट्स अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ राइटिंग आप लिखेंगे नहीं। फियर ऑफ राइटिंग आप लिखेंगे नहीं। अच्छा, तो लिखेंगे नहीं, ये फियर टूटेगा नहीं, ठीक है। फियर वैसे मेंटेन रहेगा और ये लूप में आप फंस जाएंगे। उस लूप को तोड़ने के एक ही तरीका, लिखना शुरू करो। टाइम लगे 2 घंटा लगता है, लगने दो। 2 घंटा से आधे 1 घंटे पे आएगा, 1.5 घंटे पे आएगा, फिर 45 मिनट्स पे आएगा। सो कहाँ कहाँ तुम कैसा टाइम घटेगा फर्स्ट, तो लिखना शुरू करो। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं, इसलिए कुछ और बुक हाँ सुनो ना, मतलब पहले पढ़ना। मेरी बात सुनो, पहले लिखना शुरू करो, नो मैटर व्हाट, लिखना शुरू करो। दूसरा, मेरे नोट्स को खूब रिवाइज करो। कुछ मत पढ़ो उसके अलावा, दुनियादारी में क्या चल रहा है। साक्षात तुमको भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जुडिशियल रिव्यू पढ़ाने के लिए आ जाए तो इन जलमा चंद्रशेखर सर कुछ अच्छा पढ़ा देंगे। लोगों नहीं पढ़ना है, चुपचाप मेरा नोट्स पकड़ो, उसको 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, रिवीजन इतना बार कर लो दिमाग में छप जाए। तो रिवीजन जितनी बार होगा उतनी बार तुम्हारा कंटेंट ठोस होते जाएगा। कंटेंट जितना ठोस होते जाएगा, ऐसा लिखने मजा आएगा। जिस दिन आंसर लिखने मजा आने लगा, फिर वो फियर खत्म हो जाएगा। फिर तुमको आंसर को टाइमली 5 मिनट 7 मिनट लिखना शुरू कर दोगे। तेरे दिमाग में ऑलरेडी तुम्हारा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो कंटेंट पे कंसोलिडेशन की जरूरत है, ठीक है। ये मार्जिन हमेशा लिखोगे। दूसरा, डायग्राम्स वगैरह, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्रामेटिक मतलब जबरदस्ती डायग्राम नहीं घुसाना है। ऑलरेडी तुम्हारा राइटिंग अच्छा है, लेकिन जो चीजें ज्यादा लंबा करके लिख रही है उसको कोशिश करो डायग्राम के फॉर्म में। सेंट्रल डायग्राम बना दिया, बेसिक डायग्राम्स बनाओ, ठीक है। और उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में हमेशा डायग्राम को बॉक्स में डाला करो। तो ये करने की जरूरत है। बाकी तुम अच्छा लिखती हो, बहुत जल्दी कैचअप कर लोगे। ठीक है, बढ़िया। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो है, तुम कॉन्सेप्ट पकड़ तो लेती हो, बस तुम्हें रोज तुम लिखो राइटिंग, ठीक है। हम लोग सबसे पहले अब बुक मैं से हेल्प क्या पड़ रहा है सर, क्या बोल बुक का रही हो? हेल्प लेना पड़ता है। लिखने से हाँ पहले ठीक बुक का है ना, हेल्प। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। किसने बोला कि बुक से देखने के लिख लिए तो गलत हो गया? अरे लिखो तो सही, पहले नोट सामने रख के लिखो, बुक से देख के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम लिखे कि नहीं लिखे। लिखने के बाद क्या तुम्हारा, जिस तुमने बुक से ही लिखा हो तो उसमें लिखते हो तो अंदर से ये आ रहा हो तो मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। तो जब मैंने उसको वो वैलिडेट कर दिया कि नहीं सही लिखे, तो इसके दिमाग में ये बात बैठी है, अच्छा ये इस तरह का कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट टाइम से अगर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आता है या फिर सिमिलर क्वेश्चन आता है, तुमको पता है क्या क्या देना है निष्कर्ष। हाँ सर, लिखने के बाद पता चल रहा हाँ तो ठीक है, तो लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बुक खोल के लिखो। बस हाँ, गूगल मत करना। मेरे क्लास नोट्स को पकड़ो, नोट्स को सामने रखो,
देखो, समझो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार रिवीजन कर लो नोट्स को पहले लिखने से पहले, फिर भी और उसके बाद भी नोट्स मेरे सामने खोल के लिखो, बट लिखो। यहाँ पे डायग्राम बन सकता था। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्ड, एक शब्द होता है वर्ड इकोनॉमी। वर्ड इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कितने कम शब्दों में अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड इकोनॉमी पर फोकस करो। वेरी गुड पोटेंशियल यू हैव, मार्क माई वर्ड। ठीक है, बहुत अच्छा पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है। कंसिस्टेंट रहोगी, मार्क माई वर्ड, सिलेक्शन हो जाएगा। 2-3 चीज पे काम करना है। पहला, राइटिंग तुम्हारी अच्छी है, फॉन्ट साइज वगैरह अच्छा है, लाइन का ओरिएंटेशन अच्छा है, सब कुछ है। थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कोई बात नहीं है, अभी तुम स्टार्टिंग फेज में हो, फियर वाला जोन है, कोई दिक्कत नहीं, लिखना शुरू करो। ऐसा जी अब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 18 दिसंबर हो गया ना, आज कौन सा दिन है, थर्सडे ना। 2-3 दिन और समय दे रहा हूँ, मंडे से शुरू कर दूंगा। वही है, मोनोटोनस तरह से प्रेजेंटेशन है, मतलब सिंपल तरीके से लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, बाकी कॉन्सेप्चुअल ठीक है। यह कानून सिद्धांतों का, ये किसका है? तुम्हारा ही है ना? यस कानून सिद्धांत पर लिखित ढांचा, जिसके अनुसार देश शासित होता है। जरूरी है कि लिखित ढांचा हो? नहीं तो तुम सर खुद आगे लिख रही हो, आगे लिखित तो ले लो, अलिखित दोनों हो सकता है। तो यहाँ तो दोनों आपस में विरोधाभास है। कहाँ स्पेस देख के लिखी हो? यस सर गलत। क्वेश्चन नंबर डी क्या है कंचन? Article 21 has become the heart of fundamental rights through judicial interpretation. Substantiate this ये statement. क्वेश्चन तुम ये कौन सा क्वेश्चन है ये? फर्स्ट डी होगा ना ये तो। यस सर अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 has become the heart and fundamental rights for the judicial to substantiate the statement of time with the time standard to the right to life and personal liberty। ठीक है। कंटेंट इसमें कम है, स्ट्रक्चर भी नहीं सही, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ कैसे इसको लिखना है। ये कौन सा है? न्यायपालिका की क्वेश्चन स्वतंत्रता सार्थक होती है। क्वेश्चन का सेकंड सही से नंबरिंग किया करो। ये क्या है? ये 2 क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब संवैधानिक संतुलन बनाए रखा जाए। इस कथन के आलोक में न्यायिक संहिता अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग, 38 मार्क्स वाला। लॉन्ग है ना ये? यस सर नेक्स्ट टाइम से तुम लोग क्वेश्चन में लिख दिया करो, ठीक है? एक्सचेंज क्वेश्चन फिर से पढ़ लें। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस प्रिजर्व। ये क्वेश्चन है ना ये वाला, न्यायिक इंडिपेंडेंस। ये सब कहाँ से पढ़ी हो? कुछ बुक का हेल्प ले लक्ष्मीकांत का।
स्ट्रक्चर ठीक है, कंटेंट वीक है। कंटेंट में क्या प्रॉब्लम है? देखो, न्यायिक समीक्षक तुमने पूरा पूरा एकदम ऐसा आलोचना कर दिया जैसे तुमको लगता है न्यायिक समीक्षा इतना गलत चीज है। ये बात बताओ, अगर भारत में न्यायिक समीक्षा ना हो तो पता है भारत कब का डेमोक्रेटिक से अथॉरिटेटिव कंट्री हो चुका होता। अगर जिस लक्ष्मीकांत ने भी लिखा है, जिस किसी ने भी लिखा है, तो नहीं जाना, अगर मैंने भी नोट्स में दिया है तो नहीं जाना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये दोनों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनको कभी भी ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना। इनको तुम बोल सकती हो कि हाँ इसकी लिमिटेशंस हैं। कई बार जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल ओवर रीच के दायरे में चला जाता है, कई बार ऐसी संभावना बन जाती है, या फिर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये जुडिशियल ओवर रीच के दायरे में चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि जुडिशियल रिव्यू गलत है। जब तुमने आंसर लिखा, उस आंसर को मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, तो क्या ये गलत है? सब लोग बताओ यहाँ पे कि मैं इसके आंसर को इवेलुएट कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, ये गलत है? बोलो। नहीं सर, बोलो तरीका गलत हो। मेरा तरीका गलत है? नहीं नहीं सर, मतलब कि उसका एनालिसिस करने का मतलब इवैल्यूएट करने का तरीका गलत हो अच्छा, सकता मेरा है, तरीका लेकिन आंसर इवैल्यूएट करना गलत नहीं है। अच्छा, मेरा इवेलुएट करने का तरीका गलत है, देखो ना। नहीं सर, आपका नहीं बोल रहे। सो रिव्यू इस रिव्यू करने के पीछे एक पर्पस है। वो पर्पस ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर अपना सुपीरियरिटी दिखाऊं, मैं आपको इंफीरियरिटी फील कराऊं, देखो मैं कितना जानता हूं, मैं आपको डांटूं, मैं आपके ऊपर डोमिनेंस दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक पर्पस ये है कि आप एग्जाम में जाके आप एक अच्छा आंसर लिखें। वैसे जो जुडिशियल रिव्यू का पर्पस है कि हमारे पास एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? सिटीजन और स्टेट के बीच में। एक फंडामेंटल लॉ है। कभी सोचो, आज से करीब 500,000 साल, 2000, 5000 साल पहले हम लोग जंगलों में रहा करते थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, और हम लोगों की लाइफ बहुत ही अनऑर्गेनाइज थी। बहुत जो मिला जहां मिला वहीं खा लिए। हो सकता है कि हमारे पास कोई बॉन्डिंग नहीं हो, कोई सिस्टम नहीं था। जो पावरफुल होगा वो वीक को कमजोर तंग करता होगा, वो भी उसके पीछे उसको रिवेंज लेने कुछ करता होगा। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सभ्यता का विकास होते गया, हम मेडिवल स्टेज में हम लोगों ने देखा, हमने मोनार्की भी देखा, हमने बहुत तरह सिस्टम देखे। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिस व्यवस्था में एक आम नागरिक जिसके पास कोई पावर नहीं, वो भी सेफ महसूस कर सके। उसको भी लगे कि पूरा ये जो पूरी संरचना है, ये पूरा मेरे समाज, इस पूरे समाज का मैं भी एक अभिन्न पार्ट हूँ, और मेरा भी अपना एक फंक्शनल जोन है जहां पे मैं फ्री होकर काम कर सकूं, मैं स्वतंत्र होकर जी सकूं। तो उस उद्देश्य से हमने पूरी को पूरी ये प्रणाली बनाई, जो प्रणाली में आज हम और आप हैं। तो अगर इस उद्देश्य से हमारी प्रणाली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर डेविएट होती है, तो कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना कि उस सिस्टम को वापस ट्रैक पे लाया जाए, कि भाई तू भटक रहा है, ये हमारा गोल नहीं था, ये आम आदमी परेशान हो रहा है। तो अगर उस सिस्टम को भटकाने से रोकने वाला कोई है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? समझो बात को। हाँ, न्यायिक समीक्षा तो जो बहुत ज्यादा टोका टोकी होने लगे, जैसे एक बाप का काम होता है बेटा को सही रास्ते पर दिखाना, बट सही रास्ते का मतलब ये नहीं है कि बेटा को आप छड़ी लेकर दिन भर आप उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। वो 12 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 22 साल का हुआ, हर चीज नहीं आप माइक्रो कंट्रोलिंग करते रहेंगे। सो न्यायिक समीक्षा की आलोचनाएं नहीं हो सकती हैं। आलोचना जब भी होगा वो जुडिशियल ओवररीच का होगा, जुडिशियल एडवेंचरिज्म का होगा। न्यायिक समीक्षा नहीं हो अगर भारत में, तो भारत तो खत्म हो चुका होता है यार। और जब भी जुडिशरी कमजोर पड़ी है, तुम देख लो भारत में क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बात को फिर से ध्यान से। एग्जाम में तुम्हारे, मैं कल बीपीएससी के आंसर्स देख रहा था, तो बीपीएससी पीवाईक्यूज देख रहा था, तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। और इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा फेस है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने पढ़ाया आप लोग 2 क्वेश्चन में कल पूछे थे। और तीसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया ओवरऑल कि जुडिशियरी का क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फंक्शनिंग उसका इश्यूज हैं। ओवरऑल एक
ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया है। इन 3 से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बट यू शुड हैव वेरी क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीजें कहाँ पे फॉल करती हैं। ठीक है, जहां कहीं से भी लिखी हो, इन सभी पॉइंट्स को नहीं लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है ना, तुमने अपना कुछ आगे पीछे किया है क्या क्वेश्चन को? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता तात्पर्य है कि न्यायाधीशों को बिना किसी बाहरी दबाव अपनी विवेक से काम करना। ठीक है ठीक है, जो न्यायिक प्रणाली का कार्य पर जिम्मेदार है, न्यायाधीश जनता के प्रति जवाबदेह है। व्हाट सेंस, इन व्हाट सेंस दे आर रिस्पॉन्सिबल टू, तो नहीं है ना जनता के प्रति जवाबदेही, प्रॉब्लम है। जिस तरह से लेजिस्लेचर के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह के पास होता है कि डायरेक्टली वो दे गो टू इलेक्शन, न्यायाधीश जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है ना। ये गलत है। लिखती अच्छा हो, इसमें लिखना ये है कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये ठीक है, दोनों से पूरक है ना कि विरोधाभासी। नैतिक मानक, इसको बताना है ना कि जुडिश, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है। इसमें कुछ कुछ मेरे नोट्स का आ रहा है फ्लेयर। ये तो मैंने परसों संडे को पढ़ाया है ना, संडे को पढ़ा है, तो उसमें पूरा कंटेंट क्यों नहीं, क्लास नहीं थी, इसे रिवीजन करती हो क्या? इसका नोट्स मैंने नहीं दिया ना अभी तक। छूट गया दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रही हो? ठीक है, अच्छा, आज दिया इसका कंटेंट अच्छा है। ठीक है, ऐसा कंटेंट अच्छा है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इतना बड़ा कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ देखो, मैं तुम्हें दोबारा, मेरे को मतलब नेक्स्ट में तो और अच्छे से फीडबैक दूंगा। तुमको भी मैं फीडबैक 2-3 चीज की दे रहा हूँ। पहली बात, कोई भी किताब पढ़ने से बचो। ओनली माई लेक्चर और माई नोट्स। वो लक्ष्मीकांत में भी इतनी सारी गलतियां थी, और धीरे धीरे हर एडिशन में गलतियां हटा रहे हैं। सो आई डोंट ट्रस्ट एनी बुक। तो ये पढ़ो, प्लस रिवीजन खुद करो, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी क्या पहले का तुम्हारे पास नोट है, किसका तुम्हारे पास है, सब 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 हटाओ। ठीक है, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पे काम करो। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में ना, थोड़ा सा आपको भी सुधार की जरूरत है। जी जैसे देखो, इन लोग का हैंड राइटिंग देखो, ठीक है, इसके और पंकज का, दोनों का मैं कॉपी में कंफ्यूज हो जाता हूँ। पंकज का भी कॉपी ऐसा ही है, हैंड राइटिंग उसका भी ऐसा ही है। तो आप अपना हैंड राइटिंग पे काम कीजिए, संविधान रहता है किसी या किसी। ये डेफिनेशन कहाँ से लिखे हैं आप? डेफिनेशन सब पढ़ा था कहीं पे, क्या गलत है? गलत नहीं है, नैरो है। इट्स नैरो डेफिनेशन। देखो आपने क्या किस चीज के बारे में बात किया, संवैधानिक दायित्वों यथा किसी विशेष विषय पर कानून न होना, संविधानवाद सुनिश्चित करना। सो आप बोल रहे हैं कि लेजिस्लेटिव वैक्यूम जहां होगा, वो बोला आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ठीक है,
मेनली जुडिशियल एक्टिविज्म का भारत में जो रोल रहा है वो ये रहा है कि जुडिशियरी एक एक्टिव गार्डियन की तरह काम करना शुरू करती है, स्पेशली सिटीजन के राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। उस राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए अगर लेजिस्लेटिव वैक्यूम है तो वैक्यूम फिल करेगा, गाइडलाइन इशू करना हो तो गाइडलाइन इशू करेगा, हो सकता है तो उसमें और भी जो अदर रेमेडियल मेजर्स लेंगे। बट द क्वेश्चन हियर इज दैट जुडिशियल एक्टिविज्म, क्वेश्चन हियर इज दैट इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म का पर्पस क्या है? पर्पस ये है एक आम आदमी को जुडिशियरी सामने से बोल रही है भाई इसको, इसके राइट्स को फुलफिल करो। पहले क्या था, जुडिशियरी राइट्स का सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर देती थी कि हाँ ये राइट्स हैं इसके, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो राइट्स इसके हैं, स्टेट को मानना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन उसके बियॉन्ड नहीं जाती थी। लेकिन अब जैसे अब क्या है, जुडिशियरी यहाँ पे उसके बियॉन्ड में जाके देख रही है कि इस राइट्स को फुलफिल कराने में क्या इश्यूज है। जुडिशियरी राइट्स को भी बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ले रही है। समझिएगा बात को, राइट्स में हम और आप जुडिशरी का अप्रोच करते हैं रिट पिटीशन में तो हमारे और आपके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, तब हम अप्रोच करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट लोकस स्टैंडर्ड। लेकिन जब जुडिशियरी एक्टिविस्ट वाले रोल में आई, जिसने राइट्स को भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा, जिसने राइट्स को भी ये देखा कि इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूटेड हो रहा है तो इसका फर्क, इसका असर सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर पड़ेगा, जो आसपास के लोग रह रहे हैं उन पे पड़ेगा, ओवरऑल पूरी सोसाइटी को पड़ेगा, ओवरऑल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इस तरह से लोकस स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया और यहाँ से हमारे पीआईएल का प्रादुर्भाव हुआ भारत के जुडिशियल एरेना में। सो समझिए बात को फिर से, जुडिशियल एक्टिविज्म इज बेसिकली जुडिशियरी बहुत ही प्रोएक्टिव। एक्टिविस्ट होता क्या, सिंपल सी बात है, एक्टिविस्ट क्या होता है? हम तो छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आजकल मेरे जो कॉलोनी वाला पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन है ना परेशान रहता है, हर 2 दिन बाद मेरे घर पे आता है। पूछो काहे के लिए आता है? कोई तो बताओ, कोई गेस करो क्यों आता होगा, हर 2 दिन पे आता है? आरटीआई एप्लीकेशन का हाँ reply एग्जैक्ट आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब लेके आता है वो। ठीक है, तो हमसे परसों पूछा कि सर आप पार्टी एक्टिविस्ट हैं? तो हम बोले कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। बट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविस्ट? आप बोलते हैं ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुजूर ये होता है कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कुछ कर रहा हूं, या फिर मैं एक सीमित दायरे में नहीं सोच रहा हूं, मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैंने एक जिम्मेदारी उठाई जिस चीज को यार जहां तक हो सके, जहां तक मेरी औकात है मैं उसको सही करने का प्रयास करता हूं। सही बात है। सो जुडिशियल एक्टिविज्म, हाँ हाँ सर वही बोले थे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? सेम वही रोल जुडिशियरी आके कर रही है कि भाई ये गरीब आदमी क्यों परेशान है। कब तक हम सिर्फ वो लेटर वाले रहेंगे, स्पिरिट पे चलते हैं ना। जैसे एक माँ क्या करती है, सुनो बात को, एक बड़ा बेटा है 12 साल का, थोड़ा हिस्ट पुस्ट है, एक छोटा बेटा है 8 साल का, वो थोड़ा कमजोर है। दोनों रेस में दौड़ना शुरू कर दिए और छोटा बेटा नहीं compete कर पाया, बड़ा बेटा उसको हरा रहा है। तो माँ क्या बोलती है, अरे चाहे कुछ वो अनफॉल प्रैक्टिस कुछ भी कैसा किया, सो मदर विल नॉट जस्ट एक्ट एज एन एम्पायर कि बहुत ही रूल बेस्ड गेम हो, बट ऑल्सो शी विल ट्राई टू हेल्प इन सम अदर वे। अरे इसको रात में तुम ज्यादा दूध पिए, भैया को हराना है कि नहीं, ये तुम बढ़िया से खाना खाओ, तुम दाल गिलास एक्स्ट्रा पियो। दैट इज द रोल ऑफ एक्टिविज्म, दैट इज एक्टिविज्म। सो बेसिकली आप यहाँ पे अभी तक जुडिशियरी बोलती है कानून में लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कानून संविधान से संगत है, ठीक है, तो ठीक है कानून में लिखा हुआ है हम इसका जैसे अनुपालन करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जुडिशियरी इस रोल पे गई कि भाई ये कौन आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद के जो राइट्स हैं चैप्टर 3 में जो डीपीएस की प्रावधान है वो कैसे उसको जीवंत बनाया जाए, कैसे वो आम आदमी के बेनिफिट के लिए दिया जाए। दैट्स व्हाई वी सॉ इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका बहुत बड़ा टूल था पीआईएल, बिकॉज हमने पीआईएल के थ्रू लोकस स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया और हमने इसको ब्रॉडर बनाया। हमने राइट से कॉन्सेप्ट को ब्रॉडर बनाया ताकि अदर लोगों के बिहाफ पे भी हमारे यहाँ केसेस आ सके। जुडिशियरी के पास ज्यादा केसेस आने शुरू हुए, जुडिशियरी ने भी अब
अन्य अन्य लोगों को अलाउ किया, सो एक्टिविज्म सोसाइटी में भी लोगों का बढ़ा, जुडिशरी पहले से थी, एंड इन दिस वे जुडिशियल एक्टिविज्म पेव्ड द वे इन वेरियस केसेस। जुडिशरी देखोगे, जुडिशियल एक्टिविज्म का जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब कहीं ना कहीं ये 4 जोन में फॉल करते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म प्रॉपर डेफिनेशन मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सही है, मैं गलत नहीं कर, बट इट्स टू नैरो, इट्स टू नैरो एंड इट्स फोकसेस ऑन मैकेनिज्म नॉट ऑन एसेंस। ये ठीक है। समूह क्या ये ऐसे दिखाता है, कैसे दिखाता है? ऊपर आप जो लाल से लिखे ना सर वो सही है। हाँ वही ठीक है, ठीक है। ये मेरा वाला ना? हाँ हाँ जी सर। दूसरे में ये सही लिखा हुआ है। दूसरा भी ना गलत। सर दुर्गो होगा सर। इसको एमसी मेहतावाद को ना ऊपर लिखो यहाँ पे, ठीक है, एमसी मेहतावाद। ठीक है, उसके उसमें खाली 4 से 5 शब्द लिख दो। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं करने की जरूरत है। हुसैन आरा खातून, इसी पे एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि ये जेनरिक लाइन तो सब लोग लिखेंगे। भारत में न्यायिक संख्या ये फर्स्ट का एक ख है ना, ये किसने बोला आर्टिकल 32 और 26 को तहत जांचना? कौन पढ़ाया ये? सर ये कौन पढ़ाया कानून अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जांचना? नहीं, कब मैंने पढ़ाया कि ये आर्टिकल इंडिया में जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत में जांचती है? कहाँ पे ये पढ़ लिया आपने, कहाँ मैंने पढ़ाया है? न्यायिक संघ तात्पर्य है विधायिक कानून और कार्यकारी द्वारा आर्टिकल 13 इज बेडरॉक ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आप ये मेंशन करेंगे, 32 और 26 सबसे पीछे पीछे उसके आते हैं। नीचे लिखा हुआ है सर, 13 भी लिखा अब तो हुआ है। गलत लिखा है सर आपने, यहाँ पे गलत लिखा है आपने ये, और वो अपने 13 आगे आना चाहिए था। मैं तो बहुत 13 सही दिया कैटेगोरिकली हुआ है। कह रहा हूँ, मैं बहुत ही पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपने गलत लिखा है ये। 13 आएगा सबसे पहले, 13, 136, 142, उसके बाद 32 और 26 आएगा। जी जी, अब 13 सबसे पहले आना चाहिए था बिल्कुल। सबसे पहले 13 नहीं होता तो भारत में जुडिशियल रिव्यू होता ही नहीं। क्योंकि मेनली तो वहीं से डिराइव ही हुआ है जुडिशियल मतलब रिव्यू। आर्टिकल 13 के कारण ही भारत में सारा बवाल हुआ है, जितना बवाल आज तक हुआ है। आर्टिकल 13 के कारण ही भारत में केसवान भारतीय केस हुआ, भारत में इतना बवाल हुआ, बेसिक उसमें डॉक्ट्रिन आया, मिनरेगा केस आया, जजमेंट आया, सब आर्टिकल 13 का देन है। तो आर्टिकल 13 दूल्हा है बारात का। यही दिक्कत मेरे साथ यही होता है, कॉन्सेप्ट तो सब पता होता है लेकिन बस सिस्टमेटिक ढंग से आ नहीं पाता है, जब वो लिखते हैं तो आगे पीछे हो जाता है। सही करिए, स्ट्रक्चर वगैरह वैसे नंबर नहीं मिले, एग्जामिनर लगेगा कि देखो सोचता है भूमिका, ये भूमिका इस तरह का ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? तो लिख बॉक्स में सकते हो, गंदा लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन सही करो, देख के अच्छा नहीं लग रहा है। घुसाया घुसाया हुआ टाइप का लग रहा है बिल्कुल। हाँ, वो लग रहा है जबरदस्ती इन्हें उन्हें घुसपुचाई लेता। ये हम लोग कपड़ा आयरन करे काहे पहनते हैं, को बात बताओ खाली हमको। हम लोग कपड़ा आयरन करे काहे पहनते हैं? कपड़वा तो वही है, धुलवा उलवा के ऐसा तो नहीं आयरन कर कपड़े में सफाई हो जाता है, वही कि ना, सब क्रीच वीच हल्का सा पहन के देखने में वही है। आयरन क्या वो नहीं है तुम्हारे आंसर। ठीक है, थोड़ा ही ढंग से लिखा रहेगा तो लगेगा देख के अच्छा। ज्यादा नंबर नहीं देगा, हम बोल रहे ना कितना बढ़िया कंटेंट, तो देख के लग रहा है कि यार सीरियस नहीं है। कंटेंट में कमी है या फिर मतलब प्रेजेंटेशन में कमी है इसमें? प्रेजेंटेशन तो एकदम, प्रेजेंटेशन में 0।
ठीक है, एग्जामिनर तुम एग्जाम में नंबर इसको देखते ही काट देगा, मतलब देखो एग्जामिनर काटेगा नहीं, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर थोड़ा इसे कॉपी चेक करता हो तो सामने बैठा के, वो देखता हुआ इसे, अरे इसे देखा ठीक है लगा रहा, चलो जनरल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलो। तो वो आपको एग्जामिनर को साइकोलॉजिकली ट्रिक करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर साइकोलॉजिकल पर्सन है, उसको साफ सुथरा कंटेंट चाहिए, पहली बात तो वो करना पड़ेगा। दूसरी बात है क्वेश्चन पूछ रख संविधान की भूमिका संदर्भ इसकी इसकी ये क्या है, परिधि और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। तो जुडिशियल रिव्यू के परिधि और सीमाओं की चर्चा कीजिए, तो संवैधानिक सर्वोच्चता में भूमिका, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी में आप ये वाला केशव भारती को अपने सही दिया, इसके अपने ये भी बताया है कि मूल ढांचा घोषित किया, दैट्स अ गुड पॉइंट। विधि व्यवस्था के लिए विधिक समेत विस्तार किया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, नागरिक अधिकार की रक्षा है तो ठीक है, इस पे लिखिए हाशिए या फिर माइनॉरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। हाँ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, हाँ। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लेती ज्यादा अफेक्ट, नागरिक तो बहुत इन जनरल हो गया, ठीक है, तो ये एग्जांपल सूट कर जाएगा। निरपेक्ष नकल पे ये मत करो भाई वाह, ये मत करो, एग्जाम में बैकफायर कर जाएगा, ठीक। ये सही कंटेंट अच्छा है, कंटेंट का प्रेजेंटेशन बहुत बेकार है, इतना अच्छा कंटेंट है प्रेजेंटेशन तो तुमको करंट नंबर मिलेगा ही नहीं। और भाई मैं अपना पहले का भी मेरा अनुभव था और इस बात एकदम कंफर्म हो गया हूँ कि नंबर नहीं देगा अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी। ये इसकी सीमाएं नहीं है, विरुद्ध नहीं है, संसदीय विशेषाधिकार इसके लिमिटेशन बन जाते हैं कई बार, ये सब इसके लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। लागू सही लिखा हुआ देखो तो एक बार, ये क्या है, ये धीमा 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 काम करता है। धिमाया लिख रहा है भाई, काम कर तू भाई हैंडराइटिंग पे, एक दो धारी किसने बोला नहीं हमेशा दो धारी तलवार है, एकदम गलत बात। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, जुडिशियल अनार्की, ये सारा क्रिटिसिज्म है। बेसिकली एक लाइन है, एक लेवल है, ठीक है, उस लेवल बता देना है अपने को। हमेशा ये लिखना है कि जुडिशियल रिव्यू जो अपने बाउंड्री क्रॉस कर देता है, जब जुडिशियल रिव्यू टर्न हो जाता है जुडिशियल ओवररीच में, जुडिशियल एडवेंचरिज्म में, तब हानिकारक है। सिंपल सी बात है यार, किसने बोला कि दवाई खाना गलत है, लेकिन दवाई का एक्स्ट्रा डोज तो गलत है ना, ये कंक्लूजन गलत है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि ये गलत है ये सही है। ये पंकज आपकी होगी, यस सर। कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन 7 अंक 8 अंक, कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट का कौन सा, फर्स्ट है 8 नंबर का आंसर आप लिखे थे। फर्स्ट का ए है ना ये, हाँ सर फर्स्ट का ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सर। ठीक है, फर्स्ट का ए है सर। न्यायिक सक्रियता मिक्स कॉन्सेप्ट है, जुडिशियरी न्यूट्रल एम्पायर से एक्टिव गार्जियन बन जाती है, ये वर्ड आना चाहिए। इसका नोट्स नहीं दिया हूँ क्या मैं, इसका लेक्चर सर अपलोड नहीं हुआ था, अभी हो गया है, रात में देखा सुबह तक लिख देंगे। अच्छा इसका लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, हो गया अभी हुआ। जब कभी भी ये बात हो तो माई बाप आर्टिकल को भूलना नहीं है, 3226 से पहले 142। आप देखोगे भारत में जितनी भी जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल जुडिशरी ने किया है वो सब 142 उसमें घुसाई देता है। अरे भैया ये ऊपर है, ठीक है, ये पीछे है, बढ़िया, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो तुम्हारा प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो रहा है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक और करने की कोशिश करो। डायग्रामेटिक यहाँ पे है ना ये वाला, तो इस वाले डायग्राम में हम लोग क्या कर सकते थे कि ये थोड़ा सा लाइंस बढ़ा लो, अरे यार कहाँ खोल रहा, थोड़ा लाइंस बढ़ा लीजिए,
और इस सेंटेंस को थोड़ा छोटा कीजिए इनको, आप सिर्फ अनुच्छेद 32, 13, 37, 42, 26 भी लिख देंगे, उतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बात बहुत ज्यादा सेंटेंसेस को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। न्यायिक समीक्षा वह शक्ति जिसके माध्यम से अदालतें विधायिका कार्य को संवैधानिक कसौटी पर परखती है। ठीक है, बट इधर जाकर नोट्स का रिव्यू देख लेना, डेफिनेशन सारे के सारे डेफिनेशन मेरे नोट्स वाले, आप धीरे धीरे उसको कंसोलिडेट कर लीजिए। बढ़िया। 136, 142 एक बहुत बड़ी गलत अवधारणा है भारत में कि 32 और 26 के कारण ये पावर मिला हुआ है। समझो बात को, 32 तो 26 है जिसके कारण डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अधिकार क्षेत्र मिल जाता है जहां पे वो न्यायिक समीक्षा और जुडिशियल रिव्यू और ये जुडिशियल एक्टिविज्म कर पाता है, बट वो एक्चुअल पावर यहाँ से निकल के आता है। यही तो कारण है ना, आर्टिकल 36 नहीं होता तो भारत में जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म तो हो ही नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जहाँ पे स्पेशली पिटीशन लेकर हम जाते हैं रिव्यू करवाने के लिए। हजूर माई बाप हमारा देखिए, हमारे साथ में गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वहां विशेषाधिकार है, कोई भी डिसीजन कहीं से भी कुछ ऐसा हो रहा होगा हमारे पास लेके आओ। 136 समूह पावर देता है, 136 पावर देता है कि भारत के किसी भी लोअर कोर्ट का मतलब ट्रिब्यूनल, कोई भी क्वासी जुडिशियल बॉडी, किसी का भी हम अपील सुन सकते हैं। और 142 कहता है कि कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट कॉम्बो पैकेज है 36, 142 और 13 उसको दे देता है पावर राइट्स के अगेंस्ट। आप रिव्यू कर लीजिए। 32, 26 तो राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए है कि देखो 32, 26 और 13 इसमें फर्क क्या, समझना बात बड़ा ध्यान से। ये राइट्स हैं, ठीक, ये मैं एक आम नागरिक है और ये एग्जीक्यूटिव है प्लस लेजिस्लेचर। एक लॉ फॉर्म, एक लॉ बनाया गया, लेजिस्लेचर ने एक लॉ पारित किया या फिर एग्जीक्यूटिव ने कोई नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पारित किया। आर्टिकल 32 और 26 के अंतर्गत में हम ये देखते हैं कि क्या ये राइट्स इनका फुलफिल हो रहा है कि नहीं, क्या इस राइट्स को कोई रोकथाम तो नहीं है, कोई ऐसे कोई बीच में ऑब्स्टेकल तो नहीं क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये बंदा जो संविधान ने उनको राइट्स प्रदत्त किए हैं क्या वो राइट इनको पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो 32 का प्रयोग करते सुप्रीम कोर्ट बोलती है राइट्स इन्फोर्स करो, या 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट बोलती है कि इस राइट्स को इन्फोर्स करो। तो ये 32, 226 का ये रोल है, जबकि 136 13 का ये रोल नहीं है। वो ये रोल है कि ये जो राइट्स हैं, ये राइट्स एक कसौटी है, जिस कसौटी पे इसको हम देखेंगे कि भाई ये जो तुमने लॉ बनाया है वो राइट्स के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है जिसका राइट्स तुरंत इमीडिएटली इफेक्ट हो रहा है, वो इस राइट्स के साथ में कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो इसलिए देखने के लिए अपने पास 13 है, 136 है, 142 है, 13 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का रोल बहुत डिफरेंट है, बट दोनों मिलके एक होलिस्टिक कॉम्बो पैकेज क्रिएट करता है। बट समझने बात को, दोनों का रोल बहुत डिफरेंट है। ये एक राइट्स इन्फोर्स कराने की बात करता है और एक बात ये करता है कि कोई भी चीज भारत में इस राइट्स के अगेंस्ट नहीं बन सकती। हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई तुरंत इमीडिएटली कोई इफेक्ट नहीं हुआ हो, जैसे अपन ने कोई ऐसा कानून बनाया भारत में जिस कानून ने हमारे ऊपर हमारी प्राइवेसी का हनन कर दिया। ठीक है, वो बोलता है कि नहीं भारत में गिवन द साइबर सिक्योरिटी हम सभी के फोन में गवर्नमेंट ऐप को इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, जो भी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। और इसको पारित करने के लिए एक नया बिल पारित करा दिया गया और उसको बिल को राष्ट्रपति ने वो भी दे दिया और हमने उसको चैलेंज कर दिया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। हुजूर ये जो लॉ बना है, ये लॉ आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्रदत्त राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हो सकता है कभी किसी का फोन टैप नहीं हुआ हो, कोई तुरंत इफेक्ट नहीं हुआ है, बट अगेन जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल क्योंकि आर्टिकल 13 का वायलेशन है। समझ रहे हो बात को?
तो जब न्यायिक समीक्षा की बात आएगी ना, सो आर्टिकल 13, 136, 142 शुड कम फर्स्ट, आर्टिकल 32 और 226 उसके पीछे पीछे। और जब ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आ जाए तो समझना, बात कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, एग्जामिनर उतना बहुत बारीकी से नहीं दिखेगा, तुमको समझना है। और जब कभी बात आ जाए जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, न्यायिक सक्रियता के बारे में, सो आपको ध्यान रखना है कि 142, 32, 226 ये साथ साथ रहेंगे, ठीक है, प्लस 136 और 13। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ राइट्स इन्फोर्समेंट की बात करता है। सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता उन गरीब तबकों को, वैसे हाशिए के जो लोग हैं, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक, उनको उनके लिए राइट्स इन्फोर्स कराना। सो वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यायिक समीक्षा में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन चीजों का। परिधि, एक ही फॉर्मेट अवॉइड करो, ठीक है। परिधि में अगर तुमने ये वाला फॉर्मेट यूज किया है तो सीमाएं में ये वाला लिखो। ये किसने बोला शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उल्लंघन? ये सब गलत बात है भैया। शक्ति का पृथक्करण ही तो सब कुछ है, उसका कैसे उल्लंघन हो रहा है? ये ठीक है, सीमाएं नहीं है ये, बट ठीक है, जुडिशरी को इसको एक एक्सेप्ट कर लूंगा, बट ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये तब होगा जब जुडिशियल ओवररीच होगा। ठीक है, इस साथ में ये मेंशन करते हुए कि जुडिशियल ओवररीच हो सकता है, तब न्यायिक संयम की जरूरत है। यह हमेशा मेंशन करो कि जुडिशियल ओवररीच हो के ये सब संभव है। दो ही लिखे हैं। जुडिशियल एक्टिविटी डिस्क्राइब्स a judiciary, a judicial approach that moves beyond neutral umpire position and acts as an active guardian of constitution when governance produces a constitutional vacuum। ठीक है, ये तो नोट्स वाला है कंचन। यस सर। एग्जाम में रेप्लिकेट कर लोगे सब, सारा डेफिनेशन एक जगह लिखते चलो। यस सर। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल ओवररीच, प्रोएक्टिव, क्रिएटिव, सेल्फ रिस्ट्रेंट, एक्सेसिव। ठीक है ठीक है ठीक है, तो राइटिंग सही करो। तो अगर देखो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ, ये सर इंटरप्रेट्स। तो हमको भी समझ में आ रहा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? INTER। अरे वो तो समझ में आ ही रहा है कि INTER है। अगर नहीं समझ में आया तो भी हैंड राइटिंग को वो करो, क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स को ब्रेक करो। यस सर। वो हम दिखाते हैं कॉपी, सबे लिख दियो। तुमको मैं कॉपी दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा राइटिंग है, ठीक है। जब हम स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन में, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तुम तो कई बार पहले बता चुके हैं आप लोग, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। यही हम डायरी में सब इंग्लिश का वर्ड नोट करते रहते थे, अच्छा क्या है इसका मीनिंग, तब मैंने स्टार्ट किया था ये पढ़ना, ठीक है। एंड आई एम शोइंग यू दिस इज, उसके बाद की मेरी हैंड राइटिंग दिखाता हूँ लास्ट क्लास में। तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं हैंड राइटिंग का मार खा रहा हूँ, तो कोशिश मैंने किया था इम्प्रूव किया जाए। तो फिर धीरे धीरे मैंने साफ साफ लिखना शुरू किया कि भाई, मतलब मेरा ये दिखाने का ये पर्पस है दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, एक बेटर लेजिबिलिटी, बेटर प्रेजेंटेशन यू कैन क्रिएट। इट डजंट मैटर कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो सुधार नहीं सकता है, सुधारा जा सकता है, गिवन आप थोड़ा अपना वो विल दिखाएं। नहीं समझ में आया, मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, वो कर्सिव घसीटा हुआ लिखना ही छोड़ दो, ठीक है, वैसे सिंपल ब्रेक करके लिखो। समझ रही हो बात को? यस सर। जैसे क्रिटिकल एस्टिमेट है, क्रिटिकल एस्टिमेट जब ब्रेक करना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे सभी शब्दों का वो हो जाएगा। यही है जब हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो देखो ए खराब हो गया,
करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अदरवाइज तुमको ये चीज परेशान करेगा। ठीक है, ये चीज सही है। ये बाउंड्री बोन डेयरी, समझ रही हो, करना पड़ेगा कंचन, ठीक है। हाँ सर। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इसको ऐसे बॉक्स नहीं डाल सकते हैं। जब ये क्या है, ये क्या है, ये सी है भाई, तुम लोग देख जरा बताओ तो, क्लास में किसी को लग रहा है सी, जरा बताओ। अरे बोलो, शर्मा कह रहे हो? कोई नहीं बोलेगा, बोले आज हम बोलेंगे, कॉर्पोरेटर कंचन हमारा बोलेगी। जुडिशियल ओवररीच बॉक्स, ये सब भी नहीं बना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एक ट्रायंगल भी चल जाएगा, ठीक है। जस्टिफाइड एज रिस्पांसिबल, ठीक है। Judicial review is the court's power test law investigative action against the constitutional, ठीक है। देखो तुमने लिखा है अलग अलग करके, तो ठीक लग रहा है, ठीक ठीक ठीक, ठीक, बढ़िया। लिखो यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच एंगल देते हुए ये वाला दोनों को मर्ज कर देना सिंगल पॉइंट में, ठीक है। यस सर। बात समझ रहे हैं तो बार बार समझाने की कोशिश करें, जुडिशियल रिव्यू गलत नहीं है, जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल ओवररीच में टर्न हो। जैसे एक पर कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, स्वाभिमान गलत चीज नहीं है और घमंड गलत चीज है, लेकिन दोनों के बीच बड़ा थिन लाइन होता है। कब स्वाभिमान घमंड में कन्वर्ट हो जाता है वो पता नहीं चलता। सो उस पर थोड़ा काम करना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करना, अदरवाइज आंसर इज गुड। ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क। ये कहाँ से लिखी हो इंट्रोडक्शन? सर ये सर पहले जब इलेक्शन कमीशन पढ़े थे ना, तो उसमें आपके नोट्स में लिखा हुआ था ये फर्स्ट वाला लाइन। अच्छा, और ये सेकंड वाला लाइन तो बस क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के लिख दिया है। ठीक, अच्छा, ठीक है, सो गुड। हैबिट डालो थोड़ा सा, ये वाला। ये जो बॉक्स बनाई हो स्केल से बनाई हो? यस सर। स्किल्स एग्जाम में बना पाओगे? फ्री हैंड ड्रॉ करने का प्रयास करो। स्किल्स बना रही हो तो देखो कितना टाइम लगता है। ये देखो, ये ऐसा लिख के एग्जाम में आओगे ना, ऐसा जिस तरह की हैंडराइटिंग यहाँ पे है, दैट विल वर्क। और ये सारे बॉक्सेस में होने चाहिए, बिना बॉक्स के मतलब एक आदमी का बहुत बढ़िया मेकअप करा दो, बढ़िया हेयर ड्राई एकदम बढ़िया सेट उट कर दो, और कपड़ा उसको पहने भी नहीं करो, पैसा लगेगा। तो फिर ये क्या, सुप्रीम कोर्ट सही से लिखो इसको, सुप्रीम कोर्ट सही से लिखो, कोर्ट को, ठीक है। एरिया दो तो क्या केस यहाँ पे, यहाँ लिखियो केस, वाटर एक्सपेंशन, वाटर एक्सपेंशन नोटिस। ये पीयूसीएल केस है, हाँ। ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी में क्या था, वी पैट आया था, यस सर। ठीक। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। how much Supreme Court and Election Commission together influence electoral function political accountability, ठीक है। इसमें 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 सुप्रीम कोर्ट की जब भी बात करोगे तो यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करोगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं बोलने बोल रहा, शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बाकी ओवरऑल आंसर ठीक है। तुमको बस काम करना है अपने प्रेजेंटेशन पे। Has become a part of the fundamental tradition to substantiate this statement by applying major dimension to the rights on life and personal liberty. Tradition interactions has transformed from a narrow protection existence into a comprehensive right to dignity. इतना नोट्स लाइन है। सर नोट्स और कॉपी से मिला के लिखे हैं। अच्छा, एग्जाम में रेप्लिकेट कर लोगे ना?
और हाँ सर, रिवाइज करके एकदम कर लीजिए। एकदम रिवाइज करते रहना है। कंसोलिडेशन, वायलेशन ऑफ लाइवलीहुड, सही करो इसको। ये क्या है कंचन, मतलब ये क्या है? एगो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुपोषित हो गया है ये, एगो एकदम खाते पीते घर से है, एगो लगता है गरीब घर से है, इसे क्यों? इम्प्रूव करेंगे इसको भी। ठीक है, इसको ये जो है ना, जब इस तरह से कंटेंट लिखना हो ना कंचन, तो फिर ऐसे नहीं लिखना है। मेजर डायमेंशन स्टैंडर्ड, सर ऐसा लिखने से मेरे से नहीं हो पा रहा था सर, एरो गड़बड़ हो रहा था। क्या गड़बड़ होता? एरो गड़बड़ जा रहा था, वो लिखा ही नहीं पा रहा था। कोशिश करो, सर प्रैक्टिस ऐसा बॉक्स नहीं बन पा रहे हैं। प्रैक्टिस करो। एक जमाने में तुमसे आंसर नहीं लिखा जा रहा था, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। एक साल पहले तुम आंसर भी नहीं लिख पा रही थी, आंसर लिखा ही हो ना, तो बॉक्स हाँ बनाना कौन सा बड़का बात है, ठीक है। Between constitutional legal document that provides rules of the governance, while constitution is the principle that limits government to act within those rules. हम्म ये कहाँ से लिखी हो? सर खुद से ही लिखे हैं। देखो एक बात समझो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ तुम लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग क्लास में भाग गए, कौन क्लास छोड़ के भाग गया जरा बताना तो, जो कल क्लास लेंगे हम। साले नहीं भाग गई है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा है, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। मतलब जरूरी नहीं है कि जहाँ पे संविधान हो वहां पे संविधानवाद भी हो। कल तो कहाँ चली गई थी? सर कॉपी उस समय चेक हो रहा था तो खाना खाने चले गए थे। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। कॉपी चेक हो रहा था, आपको नहीं दिखना है क्या? तब ऑफलाइन क्लास तुम्हारा भी चल जाती खाना खाने, आप निकल के। समझिए बात को कि संविधान और संविधानवाद दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे संविधानवाद एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, सिर्फ संविधान होना अपने आप में संविधानवाद की पुष्टि नहीं करता है। वी हैव मेनी एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे हमने देखा है कि संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। लाइक जर्मनी के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाए गए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम पावर दे दिया, सेपरेशन ऑफ पावर है ही नहीं, सुप्रीम पावर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में वेस्ट कर दिया। कई सारे ऐसे थियोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे लिखित संविधान भी है लेकिन वहां पे अगेन वो जो पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन में। सो समझिए बात को कि संविधान होना अपने आप में संविधानवाद नहीं है, या फिर संविधान के लिखित प्रावधान को इंप्लीमेंट करा देना संविधानवाद नहीं है। ये बहुत ही गलत अवधारणा है। संविधानवाद का कोर एसेंस है कि हमें गवर्नमेंट के शक्ति पे पावर लगाना, एक लिमिट लगाना। अब यहाँ पे क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है कि कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखावे के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा दिखाने के लिए जैसे मान लो एक राष्ट्र है, एक कंट्री, एक स्टेट है, एक नेशन स्टेट है जहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाता है या फिर जहाँ पे रिलीजियस रिवॉल्यूशन हो जाता है, इस्लाम धार्मिक क्रांति चली जाती है, बहुत बड़ा पॉपुलर रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे सरकार की स्थापना की जाती है, ठीक। और सरकार की स्थापना कौन करता है? सरकार की स्थापना वहां पे जो लोग रिवॉल्यूशनरी थे, जिन लोगों ने अपनी गुरिल्ला आर्मी वगैरह बना रखी थी, वो सरकार बना दी। सरकार बनाने के बाद वहां पे एक संविधान भी बना दिया, जिस संविधान में लिख दिया कि हमारे यहाँ इलेक्शन होगा, हमारे यहाँ सब कुछ होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन ये कोर कमेटी लेगी।
इलेक्टेड मेंबर इतने ही काम कर सकते हैं, और जो आपका ये कोर कमेटी है वही कर सकती। सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर ही खड़े हो सकते हैं। जुडिशरी जो सुप्रीम लीडर है उनके डिसीजन इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर जुडिशरी जो आर्मी है, आर्मी को जो टॉप एग्जीक्यूटिव है आर्मी के, उनको इंटरफेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप म्यांमार का एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल आप ईरान का एग्जांपल देख लो। तो समस्या ये है, क्या संविधान होने मात्र से और संविधान के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने मात्र से क्या संविधानवाद आ जाता है? नहीं। द आंसर इज बिग नो। संविधानवाद एक अवधारणा है जो लिबरल डेमोक्रेसी के बिल्कुल कोर में है। वो ये कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेट है और स्टेट की जो मशीनरी है गवर्नमेंट, उसके शक्तियों को लिमिट करना। और उन शक्तियों को लिमिट करने के लिए संविधान बिल्कुल निष्पक्ष होकर सबसे पहले उस इंडिविजुअल की लिबर्टी के बारे में सोचता है, उस इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में सोचता है, उस इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, उसका राइट्स जीवंत रहे, उसकी लिबर्टी हमेशा अक्षुण्ण रहे, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान में वो सारी पूरी प्रक्रिया बनाई जाती है कि भैया सबसे पहले हमारा स्टेट कैसा होगा, हमारा स्टेट ये चीजें फॉलो करेगा, मतलब नेचर ऑफ द स्टेट। देन वी इमीडिएटली डिफाइन राइट्स, क्योंकि राइट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसी के लिए तो हम सारा ये प्रपंच बना रहे हैं। ये प्रपंच गवर्नमेंट की नहीं है कि सरकार कैसे बनेगी। अभी सरकारें तो आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, बट लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, संविधानवाद जिंदा रहना चाहिए। अटल जी ने यही लाइन कही थी, संविधान जिंदा नहीं रहना चाहिए, संविधानवाद जिंदा रहना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी संविधानवाद के स्पिरिट से बना है। सबसे पहले हमने राइट्स के बारे में बात किया, तब जाके हमने आगे जाके बताया कि कैसी गवर्नमेंट चाहिए जो इस राइट्स के लिए साथ इस राइट्स के सिंक में रहेगी। हमने गवर्नमेंट के हाथ में राइट्स नहीं दिया कि आप एज ए खैरात राइट्स दीजिए। हमने राइट्स इसलिए दिया है कि गवर्नमेंट, हमने राइट्स पहले दिया और हमने उस तरह गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया है जो उस राइट्स के साथ सिंक में, उस राइट्स को फुलफिल करेगा। उस राइट्स अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर तुरंत डंडा चलेगा। कौन डंडा चलाएगा? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किसको? जुडिशियरी को पावर देता है कि भैया कुछ भी राइट्स अगेंस्ट थोड़ा देखते रहना प्लीज। जैसे नहीं, एक बूढ़ा संत टाइप का आदमी है, चाहे बहुत ओल्ड एज तुम्हारे दादाजी हैं या कोई समवन इज देयर इन द फैमिली हु एक्टेड लाइक ए गार्डियन एंड वो ही इज डाइंग समथिंग, और जाते जाते किसी को जिम्मेदारी सौंप की जा रहे हैं, देखते रहना यार ये कुछ इसके साथ होगा, तुम यहाँ खड़े रहना। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोल के गए कि भाई कुछ होगा, दिखना इनके राइट्स का खिलवाड़ हो, भाई जुडिशरी तू देखते रहना यार। वो सारा का सारा प्रपंच उसी चीज के लिए कि इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट्स का नहीं हो। सो अगर कोई संविधान इन सभी चीजों अगेंस्ट में जाके रूल्स बना दे रहा है, तो क्या रूल्स अपने आप में राइट सेंसिटिव होंगे? मैंने एक रूल बना दिया कि सिर्फ जो लोग मेरे पर्टिकुलर लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ मैं उनको अपने क्लास में 50% का डिस्काउंट दूंगा, बाकी को नहीं दूंगा। क्या ये रूल राइट सेंसिटिव है? क्या ये रूल जस्टिस न्याय संगत है? नहीं है ना। तो क्या रूल बना देने मात्र से, कानून बना देने मात्र से वो चीज सही हो जाएगा? नहीं सर। दैट रूल, दैट लॉ शुड बी राइट कंसिस्टेंट। यही हमारे संविधान आर्टिकल 13 में साफ साफ इसी बात को कहा गया है, जुडिशरी को जिम्मेदारी दी गई है। और जब ये सारी बातें आपके संविधान में आती हैं तो संविधानवाद जिंदा रहेगा। तो संविधानवाद अपने आप में एक ऐसी अवधारणा है जो बहुत ही पॉजिटिव अवधारणा है, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाता, दैट बिकम अ टूल फॉर सोशल रिवॉल्यूशन, दैट बिकम अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और वही अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को जो टूल की तरह प्रयोग किया है अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। क्या चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है? चाइना भी कहते हैं हमारे पास डेमोक्रेसी, जस्ट गो एंड चेक ऑन द गूगल। चाइना सेज कि वी हैव सोशल डेमोक्रेसी, चाइना सेज कि वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बट डू यू थिंक
वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वहां पे डेमोक्रेसी भी है। एज पर चाइना क्लेम्स वी सोशल डेमोक्रेसी, बट इलेक्शन में सिर्फ वहां की पार्टी खड़ी हो सकती है, मतलब उसी पर्टिकुलर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर खड़े हो सकते हैं। तो डू यू थिंक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है? कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। सर इसमें एक चीज और कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी मतलब कि जो इंडक्ट हो संविधान में और उसको फॉलो किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ राइट्स वगैरह। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑल टुगेदर इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो तो आप जुडिशियल में ला सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट इज दैट, द एसेंस इज दैट देयर शुड बी पावर, देयर शुड बी लिमिट ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। हाँ और वो जैसे मान लीजिए कि संविधान है, ठीक है ना, संविधान वैसा संविधान हो जिसमें नेचुरल जस्टिस को मतलब कि उसमें इंडक्ट किया गया हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल नेचुरल जस्टिस जस्टिस देखो एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है सुधीर। क्या नैरो कॉन्सेप्ट है? जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, समझना बात को भाई फिर से ध्यान से, फिर तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ और एकदम लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने गलत एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह से, सुना सब लोग बहुत ध्यान से। तो ये सुधीर क्या कहना चाह रहा है कि नेचुरल जस्टिस जिस कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, ठीक है, दैट आल्सो फॉल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और नेचुरल जस्टिस के बारे में आपको दो बातें बताई थी कि दो बातें नेचुरल जस्टिस की जो कोर में, पहली बात यह है कि बिना आपका पक्ष सुने हुए कोई भी कार्यवाही आपके अगेंस्ट नहीं की जाएगी, आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। दूसरा है कि कोई भी अपने अपने ही कार्य का को जज नहीं करेगा, अपने ही, नो वन विल बी जज ऑफ इट्स ओन कॉज, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई ऑफिसर हूं, मैंने कोई एक्शन लिया और फिर बाद में मैंने ही अपने एक्शन को ओवरराइड कर दिया, मैंने ही अपने ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाया, खुद ही वो सही कर दिया इंक्वायरी बिठा के, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब कहां पे प्रिंसिपल मार खाता है, कहां पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि बहुत नैरो है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन फिट नहीं बैठता। एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देता हूं कि जितने बिहार में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं उनके सैलरी को यूनिवर्सिटी फिक्स करती है। और यूनिवर्सिटी कभी भी याद रखना, यूनिवर्सिटी कभी भी स्टेट का इंटीग्रल पार्ट नहीं, इट्स नॉट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूनिवर्सिटी आर ऑटोनोमस बॉडीज। ऑल दो गवर्नर भी उन पे कंट्रोलिंग रेगुलेटरी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी। सो कई सारे बिहार में क्या हुआ, सुनना बहुत ध्यान से, बिहार में क्या हुआ कि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मनमाने ढंग से शिक्षकों का पेमेंट को पे फिक्सेशन कर दिया गया। अब भाई इनको मिलना चाहिए सैलरी 1 लाख रुपए, इनको 1,50,000 मिल रहा है, किसी को 1,50,000 मिलना चाहिए, उसको 1.25 लाख ही मिल रहा है। सो बहुत सारे अनियमितताओं को देखते हुए, ठीक है, सो इन बिहार गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक सेल बनाया, पे वेरिफिकेशन सेल, जो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां के सारे प्रोफेसरों का फाइनल एक बेगा बना के उनके उनके पे फिक्स जो कि सैलरी, उनको सैलरी को चेक करेगा, रिव्यू करेगा, देखेगा कि सारा का सारा इंक्रीमेंट वगैरह सब सही से है कि नहीं है, उस हिसाब से फाइनल निकालेगा कि भैया आपका सैलरी ये एक्चुअल होना चाहिए। सो ये व्यवस्था 2013 में बिहार में लाई गई, 2013, 11, 12 से कुछ, और सभी प्रोफेसर को यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। अब समझना बात को ध्यान से, यूनिवर्सिटी ने एक पर्सन का सैलरी कर दिया 1.25 लाख रुपए, ठीक। उसके बाद पे वेरिफिकेशन सेल में वो गया, ठीक है, और पे वेरिफिकेशन सेल में गया और पे पीवीसी वाला सेल ने उसको सैलरी घटा के 1,25,000 से 90,000 कर दिया और पे स्लिप निकाल दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसकी सैलरी 90,000 कर दिया, वो बंदा कूट गया। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, वो आ गया 226 आर्टिकल 226 के अंतर्गत में हाई कोर्ट ने बोला बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वायलेटेड। क्यों वायलेट हो रहा है? इसलिए वायलेट हो रहा है क्योंकि चूंकि ये एडवर्सियल डिसीजन लिया गया था इस बंदे के खिलाफ में, क्योंकि इनको सैलरी 1.25 लाख मिल रही थी, आपने इनको सैलरी घटाया है, इनको पक्ष सुनने का मौका मिलना चाहिए था। तो यहां तक नेचुरल जस्टिस आया। अब समझो बात को, और तो पटना हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज मतलब बोला कि नहीं, ये प्रक्रिया गलत है, इसमें इस दूसरा जो पक्ष है उनको सुन के आप डिसीजन दीजिए, ठीक है। तो काफी लोगों ने इसको बड़ा हाइप बना दिया, अरे देखिए उनके फेवर ऑर्डर आ गया, फेवर ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर हम भी पढ़ेंगे क्योंकि मेरे पिताजी भी कंसर्न है, तो अभी इसको जानते रहता हूँ।
मैंने बोला कि नहीं, जुडिशियल ये उनके फेवर में कहा है। इसमें सिर्फ इस प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है। अब सपोज मैंने दोबारा से रिकंसिडर किया तुम्हारा केस को, जिनका केस था, और इस बार मैंने उनको बकायदा एक लिखित रिप्रेजेंटेशन दिया, लिखित उनको चिट्ठी दी, भैया आपके बारे में हम लोग सुनवाई करना चाह रहे हैं, आप आइए यहाँ पे। अब आपका पक्ष क्या है? आपने अपने पक्ष में लिख के दिया कि हुजूर हम इतना दिन से हमको ये इंक्रीमेंट मिला हुआ है। हमने अगला चिट्ठी जारी कर दिया कि नहीं, आपका जो इंक्रीमेंट था वो इंक्रीमेंट विधि संगत नहीं था, बिहार सरकार के नोटिफिकेशन रूल के खिलाफ नहीं, इसलिए आपको 90,000 रुपए स्केल पे रखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर सच में उसके साथ में वो उसके राइट्स का हनन हुआ होगा, या फिर उसको ऑर्डर का हवाला देके उसके राइट्स को कर्टेल किया गया, चाहे वो राइट्स जो ऑर्डर बिहार सरकार का है वो ऑर्डर ही अपने आप में ओवर रीच कर रहा होगा, देन व्हाट डिस्कोर्स की है। फिर से आपको राइट्स इन्फोर्समेंट कराने के लिए 2026 में बताना, फाइनली आप घूम फिर के वहीं पे आएंगे, सर हुजूर मेरे राइट्स को उल्लंघन किया है। सो कई सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पे नेचुरल जस्टिस के नाम पे कोर्ट एक बार डिस्पोज कर देता है, डिस्पोज करने के बाद फिर क्या होता है, सरकार ने सुनवाई कर लिया, सुनवाई करके फिर वही अब दे दिया, बोला सुनवाई करके हमने पाया, फिर आपको अल्टीमेटली जाना पड़ता है 26-32 के अंतर्गत वही चीज कराने के लिए, हुजूर हमारे राइट्स का उल्लंघन है, जो सरकार का ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर इनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, ये ऑर्डर इनका आर्टिकल 13 के साथ संगत नहीं है। सो अल्टीमेटली हम घूम फिर के फिर वहीं पे चले आते हैं कि भाई साहब अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए राइट्स का प्रोटेक्शन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंडिविजुअल लिबर्टी। हमें चाहिए लिबर्टी क्या कि भाई जो मैंने काम किया है ना, मेरे काम का पैसा देंगे ना। काम का पैसा जो जितना भी बिहार का संविधान है, कानून है, जो बिहार का एक्ट है, रूल्स है, उसके मुताबिक देंगे ना। अगर रूल्स भी गलत है तो रूल्स को, संविधान का सबसे अल्टीमेट सर्वोच्च होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाह रहा हूँ कि संविधानवाद है, संविधानवाद का कोर एसेंस ये है। एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ सर, कि जैसे मान लीजिए कि अगर प्रोपोर्शनल वेज किसी को नहीं मिल रहा है, तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस केवल 2 ही टर्म के लिए संकुचित है, या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई अगर काम कर रहा है, उसके इंटेलिजेंस या उसके बुद्धिमत्ता के नहीं यार, अनुसार प्रिंसिपल ऑफ वेजेज नहीं मिल रहा है। इज अ नैरो कॉन्सेप्ट यार, इट्स नॉट अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक लीगल जुरिस्प्रूडेंस में 2 चीजों के लिए इसको देखा जाता है। ठीक है, जहां तक मेरी समझ है, और मैं इसको जहां लगता है कि मेरी समझ सही है, इनफैक्ट अगर आप मुझे कल फिर रिमाइंड कर बता दूंगा, बट प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? क्या आप बोल रहे हैं कि 2 ही बात के लिए लिमिट है कि और भी इसके अंदर दायरे में चीजें आती हैं? जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल वेज की अगर बात आए, ठीक है कि नहीं, प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात आए, कि जैसे अगर मान लिया जाए कि किसी से हम उसके बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बहुत लो वेज दे रहे हैं, तो क्या वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है? नेचुरल जस्टिस जो मतलब जो न्याय जो है नेचर के द्वारा प्रदत्त किया गया है, दैट मीन्स कहने का मतलब एक, मतलब कि एक क्या कह सकते हैं, इंटेलिजेंस विजडम के अनुसार से आया है कि भाई ये अगर इतना बंदा अगर योगदान है तो इसके प्रोपोर्शनल में ये भेज देना होगा, या फिर जो भी है, ठीक है कि नहीं। तो एक अगर हम कम दे रहे हैं, या भी कोई भी चीज अगर उसको सुविधा कम दे रहे हैं या राइट्स कम दे रहे हैं, तो वो क्या प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं है? देखो, तुम्हारा बात तो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट हु विल डिसाइड कि इसका जो विजडम है वो विजडम किस पैमाने पे सेट करेंगे आप? वो विजडम आप कैसे डिसाइड प्रोपोर्शनेट, उसके लिए फिर से आपको आना पड़ेगा सर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आपको तो बेंचमार्क डिसाइड करना ही पड़ेगा। सो नेचुरल जस्टिस जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, वैसे नेचुरल जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट ब्रॉडर फ्रेमवर्क में है, बट जुडिशियरी इसको 2 मेन प्रिंसिपल्स पे अप्लाई करती है। आप जो बोलना चाह रहे हैं ना कि सर वो प्राकृतिक न्याय है कि नहीं है, देखो यार ये ना थोड़ा सा ब्रॉड वेग हो गया। ठीक है, जुडिशियरी यहाँ एक छोटा छोटा वर्ड पे खेल जाती है, जुडिशियरी छोटा छोटा वर्ड पे खेल जाती है, लॉ के छोटा छोटा वर्ड पे। अभी आपके भारत में भी जो जग देखने यशवंत वर्मा का क्यों इम्पीचमेंट रुक गया, देखो जाके। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना, आप एक ब्रॉडर और वेग बात कह रहे हैं, उस वेग बात को कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे? उसको इंप्लीमेंट करने का क्या तरीका के पास में है? नेचुरल जस्टिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग बात करते हैं कि जो भी आप जो डिसीजन ले, वो डिसीजन बहुत ही फेयर हो, आर्बिट्ररी नहीं हो। और उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए हम नेचुरल जस्टिस के दायरे में जुडिशियरी 2 चीजें हमेशा रखती है। एक रखती है आपका, जो हमने पिछले क्लास में बताया, ऑर्डी अल्टरम पार्टम बताया था मैंने, कि जहाँ पे आपको बिना सुने हुए आपकी बात को नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आपके अगेंस्ट में कोई जजमेंट नहीं दिया जाएगा। दूसरा हमने कहा था नेमो जुडिक्स इन कॉजा नमा, मतलब कि ये दोनों लैटिन लॉ से निकल के आया है, दोनों लैटिन लॉ का प्रिंसिपल्स हैं। जितने भी लॉ यही फिर समझ में नहीं आता है ना कि फिर इतना मतलब कि ये
जो लिबरल कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा लिबरल कॉन्सेप्ट है, उसको नेचुरल जस्टिस फिर क्यों कहते हैं, जो कि प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक न्याय क्यों कहते हैं? ये तो बड़ा कोई दूसरा टर्म दे दिया जाता है इसके लिए कि बस 2 ही चीज के लिए लिमिटेड है। ये तो जैसे सुनने में लगता है, ये इस तरह नहीं, से सुनने दिमाग में देखो, में सुनने में लगता है कि नेचुरल जस्टिस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा इसके, लेकिन नेचुरल जस्टिस टेक्निकली ये 2 चीजों के बारे में ही होता है। तीसरा इसमें लोग बात करते हैं कि कोई भी ऑर्डर पारित हो तो वो ऑर्डर रीजनड ऑर्डर पारित हो। रीजनड ऑर्डर मतलब कि कोई भी ऑर्डर सरकार निकाले, चाहे सरकार की मशीनरी निकाले या फिर जुडिशियरी दे, उस ऑर्डर में सिर्फ ये नहीं कि इनको बर्खास्त किया जाता है, किन कारणों से बर्खास्त किया जाता है, उनको सूचित करना है, ये सब ये एक प्रोसीजर के बारे में है नेचुरल जस्टिस। और आपका जो बात है ठीक है, कहा जाता है, लेकिन इट्स टेक्निकल टर्म में इसके अंदर ये 2 चीजें आती है। रीजन ऑर्डर तो जुडिशियरी वैसे भी देती है और सरकार वैसे भी नहीं देती है। तुमको सरकार का तो चिट्ठी दिखा देंगे, नौकरी टर्मिनेट कर दिया है, लिखा क्या है कि आपके वाले इसमें हम लोगों ने कई सारी अनियमितता पाई, इसलिए इनको सर्विस से बर्खास्त किया। कई सारी अनियमितता द्वारा एक टर्म है, समझ रहे बात को आप? तो जुडिशियरी को तो अब मैंने आपको उस दिन ही बताया था, जुडिशियरी रीजन ऑर्डर देना ही देना है जुडिशियरी को, तो मैंने जुडिशियरी क्लास में बताया। बाकी ये यही दोनों प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के, कि ऑर्डे अल्टरम पार्टम, जहां पे आप हियर द अदर साइड, इसका लिटरल मीनिंग होता है, और नेमो जुडिक्स इन कॉजेस हुआ, जो मैंने बताया था दोनों क्लास बता चुका हूँ कि नो वन शुड बी द जज ऑफ इट्स देयर ओन कॉज। इसके अलावा नेचुरल जस्टिस में हम लोग और कुछ नहीं देखते, हम देखते हैं बिल्कुल टेक्निकल चीजों को। लॉ जब जुडिशियरी के पास हम पहुंचते हैं तो जुडिशियरी के पास हम लोग डिसाइड करने जाते हैं टेक्निकल मैटर्स, लीगल या तो संवैधानिक मुद्दा उठाते हैं या फिर लॉ के टेक्निकल नुआंसेस को पकड़ते हैं। समझे सुधीर? आप ना नेचुरल जस्टिस को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आप इसको तोप समझ रहे हैं कि तोप निकलेगा, तोप अपनी कबूतर है ये, ठीक है। ये वैसे मामले में इसको फायदा मिल जाता है जहां पे आपको बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे 2018 के दिल्ली वाले केस में इलेक्शन कमीशन ने आपके मेंबर्स को, आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को वो कर दिया, उनके उनके मेंबरशिप को खत्म कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोस्ट पे उनको डाल दिया गया था। तो बोला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का प्रावधान लगाते हुए प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भैया इनको इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। और डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो ये सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन्होंने इसी बात पे प्ली किया था कि माय लॉर्डशिप ठीक है, सब कुछ हमारा पक्ष भी तो सुना जाता कि हुजूर हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हमें भी तो कहने का मौका मिलता कि हुजूर हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता है। हुजूर हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास में सरकार की तरफ से ये चिट्ठी आई थी कि आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेंगे आप। हमारा हुजूर पक्ष ही नहीं सुना गया। एक पक्ष बिना एक पक्ष कैसे जजमेंट पारित हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने इसी इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर को मेरिट पे सुना ही नहीं। मेरा सुन रहे हो? इलेक्शन कमीशन के उस केस को मेरिट पे सुना ही नहीं, ठीक है। सिर्फ इस बात पे खारिज कर दिया कि इस पर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल का फॉलो नहीं किया गया है। दोनों चीज समझ रहे हो सुधीर? मेरिट पे सुनना पड़ता है, उसको केस को मेरिट पे सुना ही, सीधा बोला नेचुरल जस्टिस से फॉलो नहीं किया, कैसे मैं मान लेगा आपका जजमेंट ऑर्डर सही है? पूरा पर केस खत्म करना, फिर से उनको बहाल कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन रोक दिया। तो नेचुरल जस्टिस के बारे में एक बहुत बड़ा तोप वाला आपको देखो कॉन्सेप्ट है, तो वो गलत है। नेचुरल जस्टिस इट्स नॉट अ तोप कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन कई बार आपको बचा देता है, ऐसे मामलों में बचा देता है जहां पे आपके अगेंस्ट एक पक्षीय कार्रवाई कर दी गई है, आपसे नहीं सुना गया है, आपकी बात नहीं सुनी गई, या फिर कई बार सिस्टम में जैसे मैंने कोई डीएम साहब है और डीएम साहब ने कुछ गलत काम करके और खुद ही उसको अपने करेक्टिफाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि अपने ही मजिस्ट्रियल पावर में जाके अपना करेक्टिफाई कर दिया उसको, या अपने ही पावर का प्रयोग करते हुए, देन अगेन यू आर वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर आप अपने ही काम के जज नहीं हो सकते हैं। जो सेकंड वाला तो उतना यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि ये लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह यूज करेंगे। जो फर्स्ट वाला है ना, उसका बहुत यूज होता है, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है, चाहे जो भी अथॉरिटी वाले पोजीशन में होते हैं, वो ये यूनिलैटरली डिसीजन पारित कर देते हैं कि आपके खिलाफ में ये करके आपको सर्विस सबमिट कर दिया गया, आपको डिक्रीमेंट दे दिया गया, आपको डिमोशन करा दिया गया। वहां पे हम नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को लगाते हैं। ठीक है सुधीर, एम आई क्लियर? एकदम मैं अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हूँ, लेकिन नेचुरल जस्टिस में आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपने दैनिक जीवन में। सो आई वेरी मच क्लियर। नेचुरल जस्टिस कॉन्सेप्ट इन 2 ही चीजों पर आधारित है। रीजन ऑर्डर तो सिर्फ अगेन वेग हो जाता है। तो 2 प्रिंसिपल हमेशा बीइंग इंक्लूड। मैं तो एक जजमेंट भेज दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। तो अगेन आई एम समिंग अप
कि कॉन्स्टिट्यूशन होना एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसे कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जो सरकार के पावर को, गवर्नमेंट के पावर को, स्टेट के पावर को लिमिट करती है। और स्टेट के पावर को लिमिट करने के पीछे भी एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि आप उस इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं हो रही है तो फिर वो लिमिटेशन कुछ काम का नहीं है। बट लिमिटेशन का मतलब ये कि इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट, आपके पावर को हमने एक दायरे में बांधा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना ही एक मात्र कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो कॉन्स्टिट्यूशन होना पड़ेगा, ठीक है। सो कंचन, आपकी समस्या क्या है? अब समझ आया आपको? यस सर। आप जो लिखे हैं दो रूल्स, इस रूल्स के क्या गारंटी है कि रूल्स फेयर होंगे? हैं? ये रूल राइट सेंसिटिव होंगे, ठीक है। तो दिस इज द मिस्टेक, इसको सही कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे सही लिखी हो, टेक्स्ट आर्टिकल, ये ठीक है। ये मना किया ना मैंने, ये स्ट्रक्चर देखो तुमने क्या क्या गलती इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन 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 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, जो तुम एक बार लिख के काम चला लेती है, 5 मिनट लिखने की जरूरत पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? सर वो स्पेस का इशू हो रहा था। अरे दो ही चीज तो, दो ही सर वो तीन साथ में इंडिया का भी एंगल लिखना था ना। उसी में लिखो, उसी में लिखो, इंडिया का भी एंगल उसी में लिखो, ठीक है। चलो मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं चाहे तो चेक करके भेज दूंगा। तो मेरा निबंध देखो थे क्या? कौन सा, ऐसे कि लॉन्ग? ऐसे ना, देख दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो, टाइम पे सब लोग आ जाना। टुमारो इज फ्राइडे, हाँ कल मैं रहूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर लेट्स वाइंड अप। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।